Hello, my lovers out there. This is ARK representing ARK 9. Dear CS professional students, compounding under FEMA, very important. मत छोड़ देना. कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास. इससे पहला वाला क्लास बीच में ही रुक गया था कंपनी एक्ट तक. यहां कंटिन्यू कर रहा हूँ. ध्यान सुनना. कंपाउंडिंग अंडर फेमा, सीधा सा एक खेल. ये समझाऊंगा और सारी बातें समझ में अच्छे से आ जाएंगी. समझो क्या कहते हैं भैया. फेमा एक्ट ना, फेमा एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 13, सेक्शन 13 है. सेक्शन 13 क्या कहता है? अगर फेमा एक्ट रूल्स रेगुलेशंस या किसी पर्टिकुलर प्रोविजन जिसमें अंदर गाइडलाइंस को इश्यू की गई है, आपने उसकी कर दी वायलेशन. क्या कर दी है? वायलेशन. सुनो ना, कर दी क्या? वायलेशन. तो सेक्शन 13 कहता है हम बड़े ही प्रेम से आपके ऊपर कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी लगाएंगे. देखो इतनी सी बात पहले यहां कही है, इसको ध्यान सुनते हैं और बुद्धि में लगाते हैं. सेक्शन 13 बोलो ना. सेक्शन 13 ऑफ फेमा एक्ट contain the penalties for contravention of any provision of FEMA rules regulation. FEMA Act, FEMA rules regulation, notification, directions or the order issued in exercise of the power under its included contravention any condition subject to which authorization is issued. For example, ऑथराइज डीलर तेरे को ऑथराइजेशन दिया था कि तू ऑथराइज एक्टिविटीज करेगा और उसके बाद भी वायलेशन किया. सेक्शन 13 अट्रैक्ट हो गया. सर प्लीज नहीं, जाओ सेक्शन 15 की तरफ जाओ. सर सेक्शन 15 में क्या लिखा है? कंपाउंडिंग करवाएंगे. जाओ. आया बात पकड़ में. 13 क्या कह रहा है? सेक्शन 13 ऑफ फेमा एक्ट कहता है कॉन्ट्रावेंशन की पेनल्टी लग जाएगी. फेमा एक्ट रूल्स रेगुलेशंस की अगर आपने वायलेशन करी है या किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपको ऑथराइजेशन दिया था, आपने उसका वायलेशन किया है, तो आपको लगेगी पेनल्टी. अब दो बातें. पेनल्टीज आर क्वाइट सब्सटेंशियल एंड कैन एक्सटेंड अप टू 3 टाइम्स. ओह माय गॉड, इसलिए तो कंपाउंडिंग मांग रहे हैं. पेनल्टी 3 टाइम्स तक हो सकती हैं ऑफ सम इन्वॉल्व्ड इन सच कॉन्ट्रावेंशन वेयर अमाउंट इज क्वांटिफाइबल. अगर क्वांटिफाइबल है, क्वांटिफाइबल का मतलब जिसमें पेनल्टी लिखा हुआ, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस या 5 लाख रुपीस, तो इसका कितना? 3 टाइम्स. याद रहेगा. अगर अनक्वांटिफाइबल नहीं है, up to 2 lakh rupees where the amount is not directly quantifiable. In that case, जैसे हम जब एस्टिमेशन नहीं लगा पाते हैं, मतलब एस्टिमेशन रेगुलेटर के किसी प्रोविजन में वायलेशन तो हुआ, बट उससे कितना नुकसान हुआ है वो आप पर्टिकुलरली एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपए तक का फाइन बताया जा रहा है. वेयर द कॉन्ट्रावेंशन इज कंटिन्यूइंग वन, लगातार है तो 5000 रुपीज. कितना? 5000 रुपीज फॉर ईच डे. 5000 रुपीज और ईच डे after first day during which such contravention continues. इसके लिए आपको क्या जाना पड़ेगा? सेक्शन 15 की तरफ. अब ध्यान से इस बात को ध्यान रख लेना बस बुद्धि में, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. कहता है, ध्यान सुनना ध्यान से. कहता है अंडर सेक्शन 15 ऑफ फेमा कॉन्ट्रावेंशन किसमें किया आपने? अंडर सेक्शन 13. जो सेक्शन 13 है, मतलब सेक्शन 13 के अंदर क्या लिखिए? पेनल्टीज. सेक्शन 13 से कहता है पेनल्टीज अगर आपने फेमा के एक्ट रूल्स रेगुलेशंस या डायरेक्शंस या फिर किसी ऑथराइजेशन की वायलेशन करी है, तो सेक्शन 13 में लिखिए पेनल्टीज. और सेक्शन 15 में लिखा हुआ कंपाउंडिंग. सेक्शन 13 क्या कहता है? सुनो, सेक्शन 15 क्या कहता है? ध्यान सुनना. कंपाउंडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन. जो भी यहाँ पर जिसने कॉन्ट्रावेंशन किया हुआ वो एप्लीकेशन देगा किसको? या तो ईडी को, कौन को? ईडी को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, या ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर एनफोर्समेंट जिसे हम ईडी बोलते हैं, बार बार न्यूज में भी पढ़ने को मिलता है, या फिर आरबीआई के किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को. समझाऊंगा इस सेशन के अंदर कि कौन सी एप्लीकेशन तो जाएगी आरबीआई के ऑफिसर के पास और कौन सी एप्लीकेशन जाएगी ईडी के पास. ठीक है. तो सेक्शन 15 में क्या है? सेक्शन 15 कह रहा है कि आपको एप्लीकेशन देनी होगी किसको? कंपाउंडिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा ईडी के पास या फिर हो सकता है आरबीआई के ऑफिसर के पास. ध्यान रखना. ठीक है सर? ठीक है, याद रहेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब जो कंपाउंडिंग अथॉरिटीज हैं, ईडी और ऑफिसर ऑफ आरबीआई, दे हैव टू डिस्पोज ऑफ दिस एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज. इन पे भी कहा गया है कि भाई आपको 100 डेज के अंदर इस बात को खत्म करना होगा. देखो, वंस कंपाउंडेड, इंपॉर्टेंट बात है, नो प्रोसीडिंग्स और फर्दर प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड. दो बातें, या तो आपके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं तो वो कंटिन्यू नहीं रहेंगी, और अगर नहीं हुई है स्टार्ट तो वो प्रोसीडिंग्स वहीं की वहीं रुक जाएंगी. बात पकड़ में आ रहा है? नहीं, आपके खिलाफ कोई आगे प्रोसीडिंग्स की जाएगी, और अगर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वो कंटिन्यू नहीं रहेंगी. अब ये बहुत मजे की बात है
कि हमें खास तौर से थोड़ा सेक्शन पर ध्यान दें तो बात एकदम क्लियर है। 13 में पेनल्टीज बता रहा है कॉन्ट्रावेंशन की, और 15 के अंदर कंपाउंडिंग के बारे में बता रहा है। ऑलराइट सर, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, वही समझने वाली है। देखो समझना, देखो ध्यान सुनना। मेरा मतलब मकसद है कि मैं आपको फेमा के ना सेक्शन 3A के बारे में थोड़ी जानकारी दूं। सेक्शन 3A जो है उसी के बाद इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा तो ऑफेंस जो है कंपाउंड होगा बाय आरबीआई ऑफिसर्स और कौन सा ऑफेंस कंपाउंड होगा बाय ईडी। आइए अब देखिएगा, जैसे यहां कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। ऑफिसर ऑफ आरबीआई क्या करेंगे, मे बी ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से है। इन सच मैनर्स में प्रिस्क्राइब इन ऑफिस इफ द ऑफिस इज नॉट, इफ ऑफेंस इज नॉट कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 3A। अगर सेक्शन 3A की कॉन्ट्रावेंशन है तो उसे हवाला कांड कहते हैं। तो सुना भी होगा हवाला, अभी बताता हूं हवाला, ठीक है। और अगर ईडी क्या करेगा, ऐसे मामलों में ईडी सुनवाई करेगा। अगर ऑफेंस हवाला का है तो ऐसे मामले में सुनवाई ईडी करेंगे। सो ईडी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर और डिप्यूटी लीगल एडवाइजर। ईडी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर और डिप्यूटी लीगल एडवाइजर इफ ऑफेंस इज रिलेटेड टू सेक्शन 3 क्लॉज ए ऑफ फेमा। और सेक्शन 3 क्लॉज ए क्या कहता है, कहता है जी प्रोविजन फॉर डीलिंग इन ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग ऑथराइज्ड पर्सन। मतलब इसे हम जनरली कह सकते हैं हवाला ट्रांजैक्शन। हवाला ट्रांजैक्शन के एग्जांपल समझाता हूं, फटाफट सुनना। एज्यूम कर लीजिएगा एक बार के लिए, ध्यान सुनना एकदम। मिस्टर ए जो दुबई में जॉब करते हैं और इंडिया में अपने फ्रेंड मिस्टर बी को वो कुछ धनराशि, मान लीजिएगा धनराशि, ठीक है, ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो इसका तरीका तो क्या है, बैंकिंग चैनल के थ्रू ऐसा हो सकता है। कैसे, जो लीगल तरीका है वो क्या है, बैंकिंग चैनल के थ्रू ही इस पैसे को भेजा जाए। लेकिन बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजेंगे तो ये जो पैसा है नॉलेज में आ जाएगा जी, किसके, बैंकिंग चैनल में। और फिर हमारे लिए भेजना, या हमें जो प्रोविजंस हैं, या हमारी इंटेंशन ही मेलाफाइड है तो हम चाहते ही नहीं बैंकिंग चैनल में ये रिकॉग्नाइज्ड हो। बोला अब क्या करें, ऐसे केसेस में मिस्टर ए ने दुबई में ही अपने एक दोस्त से पूछा और उसने कहा भाई ऐसा है, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, एजेंट्स होते हैं जो हवाला कांड करने वाले लोग हैं, एजेंट्स होते हैं जिनके इंडिया में कांटेक्ट हैं। बोले ठीक है, वो लोग अपने कांटेक्ट के थ्रू, जैसे मान लो ये एक्स है, ये एजेंट है और ये वाई है जो इंडिया में बैठा हुआ है। कहां पर है, इंडिया में है। अब क्या होगा, ये एक्स, मिस्टर ए ने एक्स को कहा भाई मैं ऐसा है, मैं चाहता हूं कि मेरे को 2 लाख रुपीस किसको भेजने, मेरे फ्रेंड बी को इंडिया में। बोला ठीक है भिजवा देंगे, चिंता मत करो, उसके लिए कुछ कमीशन लगेगा। बोला ठीक है, कमीशन तुमको दे देंगे। मिस्टर एक्स अपने कॉन्टैक्ट को मिस्टर वाई को अप्रोच करेंगे इन इंडिया कि भाई एक काम कर, बी का एड्रेस दे रहा हूं, डिटेल दे रहा हूं, उसके पास तक ये 2 लाख रुपए पहुंचा दे। सर अब जब ये 2 लाख रुपए ये भेजेगा तो क्या ट्रैक में नहीं आएगा? ऑफ कोर्स नॉट। ये पूरा धंधा चलता है विश्वास पर, जी हाँ, ट्रस्ट पर। मिस्टर एक्स अपने रिकॉर्ड में, अपनी डायरी में 2 लाख रुपए का हिसाब लिख देंगे और ये अपने रिकॉर्ड में 2 लाख रुपए का हिसाब लिख देंगे। अब क्योंकि हमारा भारत कौन सा पीछे है, जब मिस्टर वाई वहां से बैठे बैठे कहेंगे किसको, एक्स को, कि भाई दुबई में मिस्टर बी का पैसा पहुंचवाना है, तो ये अपनी डायरी में एंट्री करेंगे और वो अपनी डायरी में एंट्री करेंगे और बिना किसी बैंकिंग चैनल के ये काम बड़ी आसानी से होगा। जो एजेंट्स होते हैं बीच में, ये अपना पैसा इसमें कमीशन खाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये काम जो सही तरह से होता है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ऑथराइज्ड डीलर के माध्यम से ही किया जाता है। जी आप जानते होंगे कि ऑथराइज्ड डीलर ही इसको कर सकता है, जिसके लिए आरबीआई से वो रजिस्ट्रेशन करवाता है और राइट प्रोसीजर यही है। पर अगर ये जो एक्टिविटी की जा रही है ये कहीं ना कहीं जो है गलत है, इसका नाम जो दिया गया हवाला। वैसे हवाला के पीछे एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, लेकिन अभी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं कि मैं हवाला पे इतना बड़ा कानून सुनाऊं, क्योंकि वो हमारे
इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो क्या समझाया आप लोगों को यहाँ पे कि अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन सिक्योरिटी है, वो ट्रांसफर की जा रही है और उस पर्सन के थ्रू ट्रांसफर की जा रही है जो ऑथराइज पर्सन नहीं है। बात रखेंगे यार, ये जो एजेंट से एक्स और वाई, ये क्या ऑथराइज पर्सन है? ऑफ कोर्स नॉट। तो अगर इससे हम क्या कहेंगे हवाला। ऐसे मतलब इस तरह की वायलेशन अगर देखने को आ रही हैं तो ये ईडी के थ्रू ही की जाएंगी। अदरवाइज हवाला छोड़ के अदरवाइज फेमा डील करेगा, मतलब सॉरी आरबीआई ऑफिसर्स डील करेंगे। जैसे इफ पर्सन कॉन्ट्रामिनेट एनी प्रोविजन ऑफ फेमा अंडर सेक्शन 3 एक्सेप्ट, इसको छोड़ देना, कहता है सेक्शन 3 क्लॉज है तो आपके हाथ में नहीं जाएगा, वो तो किसके पास में जाएगा? ईडी के पास, ठीक है। और उसमें अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है, अमाउंट इन्वॉल्व है वायलेशन में, आपने कॉन्ट्रावीन किया फेमा एक्ट का प्रोविजन और उसमें जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 10 लाख और उससे बिलो है तो असिस्टेंट मैनेजर ऑफ आरबीआई, ठीक है, या मोर देन 10 लाख रुपीज है बट लेस देन 40 लाख है डिप्टी जनरल मैनेजर। ये याद रखना है भाई, मोर देन 40 लाख है बट अप टू लेस देन, यहां पे बोल रहा है जबकि 100 लाख जनरल मैनेजर, एंड 100 लाख से स्टार्ट होकर उससे ज्यादा है, मतलब ध्यान से देख लें 10 लाख से कम, 10 लाख और बिलो 10 लाख और बिलो, ठीक है। फिर कहता है मोर देन 10 लाख एंड 40 डिप्टी जनरल मैनेजर। अगर 40 लाख से ज्यादा है बट लेस देन 100 लाख है, मतलब ऑफकोर्स 1 करोड़ कम है तो जनरल मैनेजर, एंड अगर 100 मतलब 1 करोड़ और मोर है देन चीफ जनरल मैनेजर। अब ये टेबल बहुत सिंपल सा, 2-3 बार देखने पर याद हो जाता है। फिर वहीं अगर मामला हवाला का आ गया, कौन सा? हवाला, तो इसमें भी ईडी की पावर है, और याद रखिएगा डिप्टी डायरेक्टर से बिलो रैंक का बंदा इसको नहीं देखेगा, या एडवाइजर जो होगा वो लीगल एडवाइजर जहां पे कह रहे थे, यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा इनको भी, डिप्टी लीगल एडवाइजर। आइए, तो जो ईडी डिपार्टमेंट है वो देखिएगा ध्यान से, अगर 5 लाख एंड बिलो है डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर, मोर देन 5 लाख बट लेस देन 10 लाख एडिशनल डायरेक्टर, मोर देन 10 लाख बट लेस देन 50 लाख स्पेशल, मोर देन 50 लाख less than 1 crore special director with deputy legal advisor, and more than 1 crore ED with special director। अब ये टेबल 1-2 बार देखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप जरूर देखें, ठीक है। नो कॉन्ट्रावेंशन शैल बी कंपाउंडेड अनलेस द अमाउंट इन्वॉल्व्स सच कॉन्ट्रावेंशन इज क्वांटिफाइबल। जब तक कि कोई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 लाइन छुपा के लिख के, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई 3 लाइन। कहता है अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है, भाई यही नहीं पता कि 5 है या 50 है, तो कैसे कॉन्ट्रावेंशन को तो कंपाउंड करोगे? कोई कॉन्ट्रावेंशन के अंदर कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, समझो ना, कॉन्ट्रावेंशन क्या और कितना अमाउंट इन्वॉल्व, अगर यही कैलकुलेट नहीं हो रहा है इन दैट केस कंपाउंड नहीं मिलनी है। चलिए लिमिट की बात कर लेते हैं एक बार फटाफट से। सेम अप्लाई होगी जैसे हमने कंपनी एक्ट में सीखी थी, 3 साल तक एक किसी कॉन्ट्रावेंशन, फेमा के किसी पर्टिकुलर प्रोविजन की कॉन्ट्रावेंशन करी और उसको कंपाउंड करा दिया गया। अब आप अगले 3 साल तक शांत होकर बैठ जाएं, अगर इच्छा कर रही है, अंदर मन है अभी और वायलेशन करने का, तो सिमिलर ना करें, कोई दूसरा ऑफेंस कॉन्ट्रावेंशन करें, पहली बात तो ना करें, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। सो सिमिलर अगर करते हैं तो 3 साल तक नहीं होगा, 3 साल के बाद उसे फ्रेश एक तरह से माना जाएगा, फर्स्ट ही माना जाएगा कंपाउंड। लेकिन साथ साथ याद रखिएगा अगर कोई और ऑफेंस से कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है तो 3 साल के अंदर उसे एंटरटेन कर सकते हैं फॉर कंपाउंडिंग पर्पस। फाइलिंग ऑफ अपील, ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है। नो कॉन्ट्रावेंशन शैल बी कंपाउंडेड इफ एन अपील हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 17 और 19 ऑफ फेमा। आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई नोटिस इशू किया गया और आपके खिलाफ कोई फाइन का ऑर्डर लगाया गया और फाइन के ऑर्डर के खिलाफ आपने अपील डाल दिया, तो फिर आप कॉन्ट्रावेंशन जो आपसे हुई है, ठीक है, और आप चाहते हैं वो कंपाउंड हो जाए, अब वो कंपाउंड नहीं होगा अगर आपने फाइल कर दिया तो। याद रखिएगा ये, नो कॉन्ट्रावेंशन शैल बी कंपाउंडेड इफ एप्लीकेशन अपील हैज बीन फाइल्ड। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है, ध्यान सीखते देखो। सबसे पहले तैयार कीजिए अपनी एप्लीकेशन जो आप कंपाउंडिंग अथॉरिटी को देंगे, या तो जैसे अगेन जैसे हमने कम्युनिटी लॉ में सीखा था सुबो मोटो वॉलंटरी आप दे सकते हो, या ऑन बीइंग एडवाइज टू द कंपाउंड एज पर द फॉर्मेट गिवन द फेमा, या आप देख सकते हैं भाई फेमा की गाइडलाइंस इशू होती है उसमें अगर प्रोवाइड है प्रोसीजर तो उसको अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। एवरी एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग एंड कॉन्ट्रावेंशन शैल बी मेड इन फॉर्म प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द फी 5000 रुपीज, जो डिमांड ड्राफ्ट में जाएगा। कैश लेके मत पहुंच जाना या चेक लेके मत पहुंच जाना, डिमांड ड्राफ्ट के बने हुए रहेगा और कंसर्न डिपार्टमेंट जो होगा कंपाउंडिंग का उसके नाम से बनेगा। अब आप पूछेंगे सर कितना कौन सा कंसर्न डिपार्टमेंट है, इसके लिए भैया अलग से क्लास हम बता देंगे एमसी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर जाकर, ठीक है।
कंपाउंडिंग अथॉरिटी में कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड अदर डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे. कंपाउंडिंग अथॉरिटी शैल पास एन ऑर्डर कंपाउंडिंग आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू ऑल कंसर्न एक्स एक्सपीरियंस पॉसिबल. बट मैक्सिमम जो पीरियड है कंपाउंडिंग को कंप्लीट करने का वो 100 डेज का रहेगा. अगर कोई सीरियस कॉन्ट्रावेंशन है, देखो यहाँ पे कह रहा है सीरियस कॉन्ट्रावेंशन सस्पेक्टेड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट नंबर 4, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा. मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, टेरर फाइनेंसिंग है, अफेक्टिंग सोल्वेंसी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ऑफ द नेशन है. Compounding authority shall not proceed with the matter and shall remit the case to the appropriate adjudicating authority for adjudication of contravention. क्या क्या कह रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग. अब लॉजिकल है, कोई बच्चा भी सोच सकता है, थोड़ा छोटा समझदार बच्चा जो होगा, कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हम कंपाउंडिंग करवा रहे हैं. हाँ, टेररिज्म को फाइनेंस किया जा रहा है, हम कह रहे हैं आजा कंपाउंड ले जा. या इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी की बात आ रही है और हम चलो होने दो. मान लो पॉलिटिकल पार्टी है, बाहर से खूब जम के पैसा ले रही है और यहां देश में क्या कर रही है? हाँ, जातिवाद फैला रही है. हाँ, या एनिमी कंट्री से पैसा लिया जा रहा है. तो ऐसे केसेस में कॉन्ट्रावेंशन नहीं मिलेगा जहां पर सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी की इंडिया की खराब होती हो, डिस्टर्ब होती हो. Where any contravention is compounded before the adjudication of any contravention, section 16, no inquiry shall be held by the adjudication of contravention. ये जानते हैं भाई, contravention कर दिया, अब इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? ठीक है. Now, where the compounding of an offense is made making an application, and section 16, chapter 3, compounding shall be brought by the authority. अब जैसे मान लो भाई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई किसी के खिलाफ, अब सर क्या करूं? सर डिस्चार्ज चाहिए, सर डिस्चार्ज कर दो अगर कंपाउंड हो गया. लगभग इसके प्रोविजन सेम है जैसे हमने प्रोसीजर पढ़ा है कंपनी सेक्ट के अंदर. ठीक है. टाइम ड्यूरेशन के यहाँ पे याद रखना खास तौर से कि कंपाउंडिंग 100 डेज के अंदर कंप्लीट करना ही होगा. फैक्टर्स आ सकते हैं एग्जाम के लिए, सर आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है. क्या क्या फैक्टर्स ध्यान रखे जाएंगे? क्योंकि ऐसा नहीं उठाया कंपाउंड, अरे देखो तो सही कि अमाउंट कितना है, कितना उसने गेन हुआ है या कितना किसको लॉस हुआ है उससे. जो भी कॉन्ट्रावेंशन हो, देखो अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज वेयर एवर क्वान्टिफाइबल, जरूरी है क्वान्टिफाइबल होगा तभी उसे याद रखेगा. क्वान्टिफाइबल मतलब एक्यूरेसी पता होना चाहिए कितना नुकसान हुआ है या कितना उसने गेन किया है इस कॉन्ट्रावेंशन से. अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट टू एनी अथॉरिटी और एजेंसी एक्सचेंजर, उन्हें कितना नुकसान हुआ है. तो अमाउंट ऑफ गेन और अमाउंट ऑफ लॉस, दो बातें बड़ी सिंपल सी याद रखिएगा. पहले फैक्टर को ध्यान रखा जाएगा, कौन कंपाउंडिंग अथॉरिटी ने सेट करेगी भैया कितना अनफेयर एडवांटेज लिया गया है या गेन किया गया है. इकोनॉमिक बेनिफिट्स अक्रूइंग टू द कॉन्ट्रावेनर फ्रॉम डिलेड कंप्लायंसेस और कंप्लायंस अवॉइडेड, कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब एक्रू कैसे डिले करने से पता लगा उस पैसे को उसने क्या कर रखा था, किसी इंटरेस्ट पे दे रखा था, इंटरेस्ट का उसको इनकम आता रहा, उसे बोला कोई नहीं 20 दिन बाद अपन कॉन्ट्रावेंशन की एप्लीकेशन लगाएंगे, तो 20 दिन में जो तुमको बेटा इकोनॉमिक बेनिफिट हुए ना वो भी. रिपीटेटिव नेचर, ये बदतमीज आदमी है यार, बार बार आ जाता है. हाँ, एक बार कॉन्ट्रावेंशन किया फिर आ गया वापस दूसरी बार लेके सेम कॉन्ट्रावेंशन, तो बार बार अगर कर रहे हो भैया तो फिर ऐसे भी नहीं है. रिपीटेटिव नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, ट्रैक रिकॉर्ड, हिस्ट्री ऑफ द नॉन कंप्लायंसेस, ये पैरामीटर्स देखेंगे. कॉन्ट्रावेनर कंडक्ट इन अंडरटेकिंग द ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर इन द फुल फैक्ट्स ऑन द एप्लीकेशन, छुपाना कुछ नहीं है, सारी डिटेल्स देनी है. ये सब डिटेल्स अगर दे रहा होगा इन फैक्टर्स को एग्जामिन करने के बाद खास ऑप्शन 5 बातों को फिर कंपाउंड अथॉरिटी कंपाउंड करेगा. सर पेमेंट कैसे करें? सर पेमेंट भाई डिमांड ड्राफ्ट में देना पड़ेगा. देखो सम फॉर विच कंट्रावेंशंस कंपाउंडेड एज स्पेसिफाइड इन ऑर्डर कंपाउंड शैल पेड बाय द डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ कंपाउंड अथॉरिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज. बड़ा बड़ा अपना मॉड्यूल में ऊपर लिखना 15 days in demand draft DD from date of order of the compounding of such contravention in case person fails to. और अगर सुनो मजे की बात, अगर तुमने 15 दिन के अंदर कंपाउंडिंग फीस नहीं दी ना तो पता क्या होने वाला है, आपका ये मान लिया जाएगा कि कभी हमने इसको कंपाउंड किया ही नहीं था और वापस एप्लीकेशन लेंगे भी नहीं. If person fails to pay come compounded within a same specified मतलब 15 days के अंदर नहीं किया आपने, he shall be deemed to have never made an application for compounding of any contravention that this rules the provision of the act or contravention shall apply to him. On realization of some for which the contravention is compounded, certification in this regard shall be issued. हाँ जी, अगर आपने डेली दे दिया, टाइमली पेमेंट कर दिया, फिर आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा और आप जाइए आजाद हो गए हाल फिलहाल इस पर्टिकुलर कंप्लायंस के कॉन्ट्रावेंशन से. याद रहेगा, सिंपल बात है रे. सेबी के अंदर भाई सेटलमेंट ऑर्डर लेटेस्ट क्लासेस में भी पढ़ाए हैं, जिनको नहीं मिल रहे हो आप मांग लीजिएगा.
मैंने इसे आरसीडी की क्लास में भी डिस्कस किया है, अभी चैप्टर नंबर 4 के अंदर। इसके अलावा डीडी क्लास चैप्टर नंबर 20 के अंदर भी मैंने डिस्कस किया है। किसी को नहीं मिल रहे हो कंसेंट और ऑफ से भी तो जरूर डिमांड कर लीजिएगा। आज का सेशन ये यहीं तक रोक रहे हैं। एक्चुअली आज का सेशन नहीं है, ये सेशन कंपनी से के वाले साथ में चल रहा था, बीच में टेक्निकल इशू की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया, बट ये अब कंटिन्यू है। तो इसे दोनों को एक साथ देखिए, कंपनी वाला भी और वाला भी। बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू अटेम्प्ट योर टेस्ट सीरीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।